अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 1.5% बढ़ा दी गई है। बुनियादी शरह सूद 8.75% हो गई है। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर, बताइएगा। तो बिल्कुल स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का इजलास जो खत्म हो गया, जिसके अंदर मुल्की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जो बगौर जायजा लेने के बाद फैसला किया गया है कि पॉलिसी रेट में 1.5% इजाफा किया गया है, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 8.75% हो गई है। स्टेट बैंक की जानिब से जो एलानिया जारी किया गया उसके अंदर कहा गया है कि महंगाई और जो तवाज़ुन अदायगी की मौजूदा सूरत हाल करना कम खसारा बढ़ रहा है। आज भी जो नंबर जारी हुए उसके अंदर अक्टूबर के अंदर करना कम खसारा $1.66 रहा, जिसके अंदर सितंबर के मुकाबले में भी इजाफा सामने आया, जबकि नवा माली साल के 4 माह के दौरान करना कम खसारा जो वो $5 अरब से भी एक्सीड कर गया। तो स्टेट बैंक ने अपने ताज़ा प्रेस रिलीज में इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि महंगाई और तवाज़ुन अदायगी जो है वो उस हवाले से खतरात बढ़ रहे हैं। तो आलमी जो कमोडिटीज आइटम्स है उनकी कीमतें बढ़ने का भी बोझ पड़ रहा है, जिस वजह से रुपए की कदर पर भी दबाव देखा जा रहा है। तो स्टेट बैंक ने तमाम सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला किया कि जो शरह सूद 1.5% इजाफे के साथ 8.75% कर दी जाए। ठीक है सफदर, जैसा आपने भी कहा कि रुपए की कदर में जो है वो काफी इजाफा देखा जाएगा, और ये इस हवाले से बताएगा कि इंडस्ट्री सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, ताजिरों सनतकारों की जानिब से कैपिटलाइजेशन देखी जा रही थी। उन्होंने इस बात का पहले भी ऐलान किया था, करते रहे कि जो मौजूदा हालात हैं कोविड के बाद जो इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू हुआ, इसके पेश नजर जो पॉलिसी रेट है उसको मेंटेन रखा जाए, ना बढ़ाया जाए, क्योंकि ताजिरों की जानिब से ये कहा गया था कि महंगे कर्जे उनके लिए जो किसी तरह भी साबित नहीं हो सकती। तो उन्होंने आज भी जो उनकी तरफ से ये शिकायत सामने आ रही है कि बुनियादी शरह सूद में इजाफे की जरूरत नहीं थी, और अब कहा जा रहा है कि जो इजाफा किया गया है तो इसका बोझ यकीनन इंडस्ट्री सेक्टर पर, दीगर ताजिरों पर, सनतकारों पर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफे की सूरत में सामने आएगा। ठीक है सफदर, ये बताएगा कि कारोबारी हजरात का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है। आज बिल्कुल जो बिजनेस कम्युनिटीज है, खासतौर पर कराची चैम्बर है, फेडरेशन हाउस है, मुख्तलिफ जो वहाँ पे अहदेदारान है, सभी की जानिब से काफी सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है, सख्त रद्द अमल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर मजीद रिलीफ की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवल जो काफी अरसे के बाद शुरू हुआ, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हुई है। यकीनन प्रोडक्शन होने के बाद न सिर्फ एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, तो इसके लिए इनको चाहिए था कि मजीद रियायतें फराहम की जो वो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से 1.5% इजाफा किया, तो इसके ऊपर सख्त जो है वो मायूसी का इजहार किया जा रहा है। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से तवक्को की जा रही थी कि कुछ इजाफा तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा इजाफे की उम्मीद नहीं थी, जिससे ताजिरों में काफी परेशानी जो है पाई जा रही है। ठीक है सफदर, ये बताएगा कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन स्टेट बैंक ने जो है वो सामने शवाहिद रखे हैं कि किन बुनियादों पर उन्होंने नई मॉनेटरी का ऐलान किया है। आज बिल्कुल स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया है कि जो महंगाई की मौजूदा सूरत हाल है, खासतौर पर करंट अकाउंट खसारा, उसके अंदर इजाफा देखा जा रहा है, और जो इंटरनेशनल कमोडिटीज प्राइसेस हैं उनके अंदर भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बोझ न सिर्फ हमारे इम्पोर्ट बिल में इजाफा हो रहा है, बल्कि जो रुपए पर है दबाव वो भी बढ़ता जा रहा है। तो स्टेट बैंक ने इन्हीं तमाम मारूजी हालात को पेश नजर रखते हुए जो ये फैसला किया है, और कहा गया है कि जो करंट अकाउंट खसारा है उसका जो दबाव भी मईशत पर बढ़ने के कुछ इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल भी पेश की गई है। तो ये कहा गया कि आलमी खतरा जो है वो अभी भी मौजूद है। यकीनन इसका इशारा जो करंट अकाउंट बैलेंस की तरफ है, जो आज अक्टूबर के अंदर जो फिगर जारी किए गए $1.66 रहा, और नवा माली साल के 4 माह के दौरान करंट अकाउंट खसारा $5 अरब से भी एक्सीड कर गया। तो यकीनन इम्पोर्ट बिल भी साथ साथ बढ़ रहा है, रेमिटेंसेज इतनी ज्यादा नहीं है, और जो एक्सपोर्ट है वो भी $2.5 बिलियन तक ही महदूद है, जबकि इम्पोर्ट बिल जो है वो काफी बढ़ रहा है। तो इन तमाम बातों के पेश नजर स्टेट बैंक की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है, जिसके अंदर बुनियादी पॉलिसी रेट जो है वो 1.5% इजाफे के बाद 8.75% कर दिया गया है। ठीक है सफदर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इमरान सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया। इमरान सुल्तान, एक बार फिर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो ऐलान कर दिया है, और शरह सूद 1.5% बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप। जी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था शरह सूद में इजाफे का, लेकिन इतना नहीं था। ये एक सरप्राइजिंग मूव है, क्योंकि मार्केट में 0.5 से 1% की बात की जा रही थी, और ये 1.5%
اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب آپ کی اکانومی کھلنا شروع ہوئی تھی، اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور کسی بھی طریقے سے مارکیٹ اس کو ویلکم نہیں کرے گی۔ دوسری چیز یہ کہ ایک جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا تھا کہ جو جس طریقے سے پاکستان میں امپورٹس بڑھتی تھی، امپورٹس بڑھنے کے بعد دونوں چیزوں کو، ایک آپ نے ڈالر روپی پیرٹی کے اوپر دیکھا کہ وہاں پہ ایک امپورٹ کرٹیل کرنے کی کوشش کی، روپی کو جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کر کے، اور دوسرا یہاں پر آپ نے شرح سود میں اضافہ کیا۔ شرح سود میں اضافے کا سب سے بڑا جو ایک المیہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو قرضوں کا حجم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹسیلف سب سے بڑی نیٹ بوروورز ہے اس وقت قرضوں کی، تو اس کے جو قرضے ہیں ان کے جو سود کی ادائیگی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی، اور چیزوں کا مہنگا ہوگا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ پرائم منسٹر نے جب ایک بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں کو کھولنے کے حوالے سے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود بڑھ جانے سے جو فائنینسز ہے لوگوں کے لیے وہ مشکل ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کنزیومر فائنینسنگ جو ہے اس کے ریٹس بڑھ جائیں گے، تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ آئے گا، اور یہ دوبارہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیمانڈ کو کسی طریقے سے سلب کرنے کی کوشش کی ہے سینٹرل بینک نے۔ ٹھیک ہے عمران سلطان، جیسے کہ ریمیڈنس کی بھی کمی ہے اور ایک دم سے نئی پالیسی کا جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے پالیسی کے اندر، اور شرح سود میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، یہ بتائیے گا کہ جو بھی ہمارے صنعت کار ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس سچویشن کے اندر؟ دیکھیے اس کو دیکھنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے جو معاہدے ہو رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی پہلی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو فائنینشیل ڈسپلن کو لے کر آئیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جب بات کی جاتی ہے فائنینشیل ڈسپلن کی، تو اس میں ان کا سب سے بڑا جو ہے ایک جو نسخہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستانی روپے جو ہے اس کی بے قدری ہوئی اور ڈالر میں اضافہ ہوا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ شرح سود کو بڑھائیے، تو یہ اگین جو آئی ایم ایف کی جو ریمیڈی ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور سینٹرل بینک ظاہر ہے کہ اب تو الحمدللہ ایک نیا آرڈیننس بھی پاس ہو گیا، اب گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہوں گے ان ساری چیزوں کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھتے جائیے، اس ملک میں اور بھی اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس سے آپ کی ڈومیسٹک اکانومی جو ہے وہ بہت بیڈ شیپ میں آئے گی، اس کو بہت بڑا پرابلم ہوگا، اور جو آپ کے قرضوں کا حصول ہے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف آپ شرح سود کو بڑھا رہے ہیں، تو اکانومی بالکل چوک ہو کے رہ جائے گی، اور یہ سڈن اس کا ریئیکشن آپ دیکھیں گے۔ اچھا عمران سلطان، جیسا آپ نے بھی کہا کہ بڑا سرپرائزنگ مومنٹ ہے، اور امید نہیں تھی کہ اس طرح جو ہے وہ نئی مانیٹری پالیسی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی سامنے آئے گی، آپ کیا کہتے ہیں کہ صنعت کار جو حضرات ہیں ان کا کیا موقف سامنے آئے گا؟ کیونکہ آپ نے بھی اس حوالے سے یہی ذکر کیا کہ اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اس پالیسی کو۔ نہیں تو چارہ کیا ہے؟ اگر ایکسپٹ نہ بھی کریں گے تو یہ تو بالکل وہی چیز ہو گئی کہ جیسے اپوزیشن کہتی ہے کہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ مسترد کرتے ہیں۔ مسترد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اور پیٹرول پمپ پہ جا کے لڑیں اور کہیں کہ جناب ہم کو اس پیٹرول پرائسز پہ نہیں چاہیے، پرانی پہ چاہیے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، بس ایک احتجاج ہے وہ آپ نے کہہ دیا۔ تو ابھی بھی اسی طرح کی چیز ہوگی، یہاں پہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو ہماری ٹاپ ٹیئر ہے پاکستان میں اس وقت، جو آپ کے فائنینسز کو مینج کر رہے ہیں، آپ کا ڈیٹ ہاؤس چلا رہے ہیں، آپ کی منسٹری آف فائنینس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیٹ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو جواب دیں وہ کیا پالیسی لے کر چل رہے ہیں۔ اس پالیسی سے ملک کی ڈومیسٹک اکانومی تباہ ہوگی، ان کے لیے بریتھنگ اسپیس نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت یہ حالات نہیں تھے۔ اور دوسری چیز کہ اگر آپ اس کو کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے امپورٹ بل کو اگر آپ کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر آئیے۔ یہ اسٹیٹ بینک کے پاس اور بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں پالیسی کو مینج کرنے کے لیے، صرف ایک شرح سود نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا کاشس اپروچ کے ساتھ جو ہے پچھلے مسلسل ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ ہوا تو 25 یا ہاف بیسس پوائنٹ اضافہ ہوا، ادروائز انچینج، اور آپ نے ایک دم سے 1.5 بیسس پوائنٹس بڑھا دیا۔ یہ بہت یہ کیسا موو ہے؟ اس میں پاکستان کی جو فیسلٹی ہے، ہماری انڈسٹری سیکٹر ہے، وہ کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے عمران سلطان، یہ بتائیے گا کہ اسٹیٹ بینک کا تو کہنا یہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے زرعی پالیسی کو سخت کرنا شروع کیا ہے، کیا اس عمل سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول ہوگی یا مزید اضافہ ہوگا اس میں؟
मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का मसला जो है, हमारा मसला जो है डिमांड कंस्ट्रेन है ही नहीं, हमारा डिमांड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, हमारा डिमांड पुल नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर टमाटर 300 रुपए किलो हो जाते हैं तो इसका ये कतई मकसद नहीं है कि हम सुबह दोपहर शाम रात हमने टमाटर और टमाटर और टमाटर ही खाना शुरू कर दिए हैं या टमाटर की डिमांड बढ़ गई है। बात ये कि टमाटर की सप्लाई में मसला है, सप्लाई टमाटर की मसला है। आप सप्लाई बढ़ा दें तो वो चीज खुद ब खुद आ जाएगी। अब दो चीजें होती हैं, एक चीज ये कि अगर आपने टमाटर की कीमत या किसी भी चीज जो जिस वक्त अवेलेबल है और उसकी प्राइसेस आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है, तो आप उसको इतना महंगा कर दें कि लोग खुद ब खुद उसकी डिमांड कम हो जाए। तो पाकिस्तान में भी यही चीज है कि अगर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये टूल अपनाया जा रहा है कि चीज को इतना महंगा कर दो कि लोग खाना छोड़ दें। तो इसमें कहाँ की इकोनॉमिक मैनेजमेंट है इसमें? ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जफर मोतीवाला सनतकार मौजूद हैं, इमरान सुल्तान, इनसे हम बात करेंगे। जफर मोतीवाला साहब, क्या कहेंगे? नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान जो है वो सामने आ गया है। जफर नहीं, जुबैर मोतीवाला जी। बात ये है कि बड़ा ताज्जुब खैर ये अनाउंसमेंट है। तो मैं ये नहीं समझता, आपको लगता है कि वो जो 33 बिल पास हुए उसमें स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस का बिल भी पास हुआ? तो ये इंडिपेंडेंस का पहला तोहफा है कि 1.5% एक साथ जो इन्होंने बढ़ा दिया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा, आपकी स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा, प्रोडक्शन लाइन्स के ऊपर जो इन्वेस्टर्स इस मुल्क में आ रहे हैं या पाइपलाइन में, वो तमाम जो है ना दोबारा उसको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या होगा। क्योंकि हमारे रीजन में अगर आप इंटरेस्ट रेट्स देखें तो वैसे ही बहुत कम है, और अगर हम ये समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी ओवरहीट हो गई है, तो इस वजह से हमने जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा थोड़ा सा कूल डाउन करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को रोकना है। तो पिछले जो 3 महीने की जो फिगर्स हैं वो भी इस बात को नफी करते हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत इन्होंने एक ऐसा काम किया है, अगर करना भी था तो वो ग्रेजुअली करना था। देखिए, अगर आधा परसेंट करके अगर ये बढ़ाते भी ना तो अगले 6 महीने साल के अंदर ये बढ़ा लेते और हम अपनी इकोनॉमी को भी देख लेते। ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, जैसा कि हमने देखा है कि स्टेट बैंक की जानिब से तो ये कहा गया है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे इकदाम कर रहे हैं और नई मॉनेटरी पॉलिसी लाए हैं। देखिए, यही मैंने कहा ना, ओवर इकोनॉमी की ये बात कर रहे हैं। अगर ये महंगाई खत्म करने के लिए अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो मेरा तो ख्याल ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती है, और जब फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती है तो मेरा प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन का एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ेगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, तो बाजार में गिरानी आएगी, महंगाई और बढ़ेगी। ये मुझे समझ में नहीं आया कि इस इन्फ्लेशन इसको बढ़ाने से, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से महंगाई कैसे कम होगी। ये कोई और मैकेनिज्म होगा, मैं शायद तिफल मकतब हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि आगे आप लोग जो हैं वो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? देखिए, हमारी हिकमत अमली तो देखिए पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान के लिए जो हमसे बन पड़ता है वो करते हैं। अब ये इस तरह की जो इकदाम हैं जो माजी में भी लिए गए और हमने 13.25% इंटरेस्ट रेट भी इस मुल्क के अंदर देखा है, तो वो बात ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट ऑपोजिशन आज के जमाने में जब पूरी दुनिया एक बहरान का शिकार है, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और मेरी जो इस्तदा ये होगी कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए, इस फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको देखें और फाइनेंस मिनिस्टर उसको देखें कि ये कैसे अब्जॉर्ब होगा। क्या एपिटाइट इतनी है हमारे पास कि हम ये 1.5% एक साथ हमारी इकोनॉमी इस शॉक को बर्दाश्त कर सके? तो देखना पड़ेगा कि हमारी एपिटाइट इंटरेस्ट रेट कितनी है। ठीक है। अच्छा, इस नई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हुकूमत के सामने आप अपने कौन कौन से मुतालबात रखना चाहते हैं ताकि कंट्रोल में ये सब सिचुएशन जो है वो रह सके? देखिए, तलबा मेरा क्या है कि देखिए आज तो गवर्नमेंट जो है ना वो खुद जो है ना वो परेशान है बिकॉज ऑफ द IMF कंडीशनलिटीज। वो IMF की रोजाना कोई ना कोई कंडीशंस होती हैं कि ये कंडीशंस हमने मीट करनी है IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए। हमें टफ टाइम का शिकार है गवर्नमेंट इस वक्त, और फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है ना वो इसी तगदो में होते हैं कि क्या होगा। कई कंडीशंस उन्होंने पूरी की हैं, मे बी ये पार्ट ऑफ दिस वन ऑफ द कंडीशन ये भी है। तो अब तो मेरी तो गुजारिश ये होगी अरबाब इख्तियार से कि ये 1.5% बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे आपको एक जर्क आएगा, इकोनॉमी जो चल रही थी, एक्सपोर्ट जो एक स्पीड से ऊपर जा रहा था, अगर इसको करेंगे, अगर ये इतना ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ना करे ये स्पीड जो है जो एक्सपोर्ट की बढ़ने की,
जो हमारी इकोनॉमी के बेहतर होने की वो कहीं रुक न जाए। ठीक है जुबैर साहब, आप क्या मशवरा देंगे स्टेट बैंक को इस हवाले से, नई मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, कि आगे भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, डॉलर फिर से जो है वो ऊंची उड़ान भर रहा है, रुपए की कदर फिर से जो है वो नीचे जाती जा रही है। मैं ये कहूंगा कि देखें, हमें स्टेट बैंक से मैं तो हमेशा गुजारिश करता हूँ, गवर्नर साहब से आपको से गुजारिश करता हूँ कि देखें, दिस इज पाकिस्तान, इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी तरल इकोनॉमी और मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में दोनों इकोनॉमीज यहाँ चलती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लोग हैं वो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो उनकी भी अगर आप मसायब हालात को इतना मुश्किल कर देंगे तो जो है ना पैरेलल इकोनॉमी जो है ना वो आपके लिए जो है ना वो आपकी सरकत बन जाएगी। और आपको इसको बतदरीज करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात करने के बाद, मशवरे करने के बाद किसी भी कदम को उठाना चाहिए। और आपको डॉलर की जो ये उड़ान है इसको भी स्टेट बैंक को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज जिनका जो लोकल करेंसी और रूपी डॉलर पैरिटी जो होता है, रूपी डॉलर पैरिटी, उसको एक अंदर भी जो है ना स्टेट बैंक ने अपना पार्ट प्ले करना होता है। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डॉलर के अंदर भी अपना पार्ट प्ले करना होता है और रुपए को, अपनी करेंसी को मजबूत रखना होता है। ठीक है, सनतकार जुबैर मोतीवाला, सफदर अब्बास और इसके साथ इमरान सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। नौशेर अली चलते हैं बराह रास्त, आपको बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त आप कर रहे हैं। देने के बजाय उन गरीबों, उन कच्ची आबादियों के सर से वो छत छीन रहे हैं, इंक्रोचमेंट के नाम पे घर गिरा रहे हैं। ये है इमरान की तब्दीली, ये है इमरान का नया पाकिस्तान। मैं नौशेरा के अवाम को दावत देता हूँ, मैं पख्तूनख्वा के अवाम को दावत देता हूँ, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, वैसे साथ दे जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया था, जैसे आपने शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दी थी। आपने तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, हमने मुल्क का किस्मत तब्दील कर दिया था। पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के हुकूमतों में मसले थे, मसाइल थे, मगर इस मुल्क के अवाम को पता था, इस मुल्क के गरीब अवाम को पता था कि जो हुकूमत था, जो बीपी का हुकूमत था, वो अवाम दोस्त हुकूमत था, वो गरीब दोस्त हुकूमत थी। हम रोजगार देते थे, छीनते नहीं, हम मकान बनाते थे, गिराते नहीं। हम इस पूरे मुल्क में जो गरीब तरीन औरत थे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे उनको माली मदद पहुंचाए थे। हमने अपना पेंशनर्स का पेंशन में 100% इजाफा किया था, हमने सरकारी तनख्वाह में इजाफा किया था, हमने अपने फौज की तनख्वाह में इजाफा किया था। ये खान साहब के अवाम दुश्मन पॉलिसी, गरीब दुश्मन पॉलिसी, IMF की जो डील है वो आम आदमी को परेशान कर दिया है। हर खानदान तकलीफ में है, महंगाई तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। हम भुट्टो शहीद का मंशूर पे अमल करके ये सारे मसाइल खत्म कर सकते हैं। हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया अपनाते हुए इस गरीब अवाम के मसाइल दूर कर सकते हैं। इसके लिए एक ही चीज का जरूरत है कि जियालो का हुकूमत हो, बीपी का हुकूमत हो, अवामी हुकूमत हो। पख्तूनख्वा में जब अवामी हुकूमत होगा, जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, जब आपकी वोट की बुनियाद पे अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो फिर वो आपकी खिदमत कर सकेंगे। जब कोई और उनको सिलेक्ट करके लेकर आएंगे तो फिर वो सिर्फ उनकी खिदमत करते रहेंगे और आपको ख्वार करते रहेंगे। आपने अपना किस्मत तब्दील करना है। आप अपने बड़ों से पूछे, आप अपने बुजुर्गों से पूछे कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था क्या
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों को मुल्क भर में रोजगार नहीं दिया था, जिनको इस मुल्क में रोजगार का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, कायदे अवाम ने, शहीद भुट्टो ने उनको मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर रोजगार का बंदोबस्त किया था। वो आज तक कमा रहे हैं, आज तक अपने खानदान को खिला रहे हैं, तो कायदे अवाम का कामयाबी है। आप अपने बुजुर्गों से पूछे, क्या शहीद बीवी के बारे में ये नहीं कहा जाता था कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी? ये तो बीवी के लिए मशहूर थी, बीवी शहीद का नारा था। बीवी शहीद ना सिर्फ इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के मर्दों को भी रोजगार देती थी, इस मुल्क के औरतों को भी रोजगार देती थी, हर किसी को रोजगार दिलवाती थी। पाकिस्तान की तारीख में जितना रोजगार शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया था, किसी और ने नहीं दिलवाया था। मैं आपके हालात तब्दील करना चाहता हूँ। कायदे अवाम ने इस मुल्क से कहा था कि इस मुल्क के गरीब अवाम की किस्मत में नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। और मैं जानता हूं कि अगर हम कायदे अवाम का फलसफा अपनाते हैं, अगर हम ऐसे मईशत चलाते हैं जो अवाम का मफाद में हो, IMF का गुलामी ना करे, अवाम की खिदमत करे, तो फिर हम मुआशी खुशहाली ले आ सकते हैं, हम मुआशी तरक्की ले आ सकते हैं। सिर्फ एक गरीब दोस्त हुकूमत की जरूरत है, गरीब दोस्त हुकूमत की जरूरत है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अरबपतियों को रिलीफ ना दे, जो अरबपति बैंकर और स्टॉक ब्रोकर्स को अरबों रुपया के रिलीफ ना दे, जो सिर्फ और सिर्फ अगर हमने रिलीफ देना है तो आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, इनके तनख्वाह में इजाफा कर सकते हैं, टीचर्स की तनख्वाह में इजाफा कर सकते हैं, कम से कम उज्रत में इजाफा कर सकते हैं, पेंशन में इजाफा कर सकते हैं। जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब तरीन औरतों के लिए ये मंसूबा शुरू किया था, वैसे ही हम इस मुल्क के मजदूरों के लिए लेबर कार्ड ले आ सकते हैं, वैसे ही इस मुल्क के नौजवानों के लिए यूथ कार्ड ले आ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ देना होगा, गरीब दोस्त जमात, अवाम दोस्त जमात के साथ देना होगा। हम वो जमात है जिसकी बुनियाद कायदे अवाम ने 3 पॉइंट्स उठा के रखा था कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, तो आज छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारा पार्लियामान दिन रात मेहनत करते आपकी खिदमत करने के लिए, हम ये मसाइल के हल निकाल सकते थे। अभी मैं पार्लियामान से होकर आया हूं। मैं आपको बताएं 60 आइटम्स थे लेजिस्लेशन के, उनमें से एक इशू भी महंगाई कम करने के लिए नहीं था। उनमें हमने एक पॉलिसी पास नहीं की जिससे आपकी गुर्बत और बेरोजगारी कम हो। खान साहब अगर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आपका वोट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है, आपका पेट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है, आपका जेब पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से हम इनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। मैं इमरान को पैगाम भेजना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले आपके घर में घुस के आपको सियासी शिकस्त दिलवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जियाले इस कठपुतली को माफ नहीं कर सकते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जियाले उस सिलेक्टेड को पकड़ के हिसाब लेंगे। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। तीर कमान से निकल चुका है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पेशावर में होगा। मैं मुल्क भर के जियालों को दावत देता हूं कि आए आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके चारों सूबों की संजीर की जमात के यौम तासीस के मौके पे हम पेशावर में आके सेल्फ इलेक्टेड को ललकारेंगे, तब्दीली सरकार को ललकारेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत के नतीजे में, आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में इनको घर भेज देंगे। अवामी मुंतखब हुकूमत बना के रहेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आ गया है। अब हर उस घर पे पहुंचे जहां किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराता था। अब हर उस घर में पहुंचे जहां किसी जमाने में जिए भुट्टो का नारा लगता था। अब हर उस गरीब के पास जाए, हर उस घर में जाए जहां बीबी शहीद एक जमाने में सहारा थी, जहां कायदे अवाम एक जमाने में सहारा था। उनको यकीन दिलाएं कि आप सबकी मेहनत की वजह से पीपल्स पार्टी का दौर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करके, जिद्दोजहद करके हम कायदे अवाम का अवामी हुकूमत बना सकते हैं। मैं अहद खटक साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आपसे उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला हर इलेक्शन में हम तीर पे मोहर लगा के अहद खटक जैसे नौजवानों को कामयाब करेंगे। अब नौजवानों का दौर आ चुका है। वो जो 70 साल का खिलाड़ी है जो नौजवानों का नाम लेके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वो बेनकाब हो चुका है। अब नौजवानों का सियासत होगा, नौजवानों का हुकूमत होगा और हम नौजवानों का मसाइल हल करेंगे। अपने बड़ों का इज्जत करते हुए, मसाइल हल करते हुए हम जानते हैं कि इंशाल्लाह ताला अब नया नस्ल का वक्त आ गया है। जिए भुट्टो। तेरह में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 3 आमरों से मुकाबला किया है। पीपल्स पार्टी ने अवाम को हकीकी जमहूरियत दिलवाई है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इमरान खान अवाम के हुकूक सल्ब कर रहे हैं। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। नौकरियां देने का वादा करके नौकरियां छीन ली गई हैं। हुकूमत 3 साल में एक घर नहीं दे सकी है और खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल से बरसर इक़्तिदार जमात कुछ नहीं कर सकी। वेलकम बैक। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 552वें यौम पैदाइश के 3 रोजा तकरीबात का आखिरी रोज है। हजारों सिख यात्रियों ने जुलूस में शिरकत की है। आज उसके नुमाइंदे चौधरी अफजल हक ने इनसे मजीद जानते हैं। जी अफजल बताइएगा। जी, सिख मज़हब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में जारी है। तकरीबात के आखिरी और दुनिया भर से आए हुए हजारों सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में गुरु ग्रंथ का अजीमशान जुलूस निकाल रहे हैं। जुलूस गुरुद्वारा जन्मस्थान से बरामद हो चुका है जो शहर के मुख्तलिफ 7 गुरुद्वारों का चक्कर लगाकर शाम को गुरुद्वारा क्यार साहब पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो महकमा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम कर रखे हैं। जी
और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। तहसील बाड़ा में 1290 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। 72 खवातीन भी मैदान में मौजूद हैं। हर उम्मीदवार कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं खैबर से जाकिर आफरीदी की इस रिपोर्ट में। कबाइली अजला खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद खैबर की तहसील बाड़ा में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। 79 नेबरहुड और विलेज काउंसिल के लिए 1290 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए 35, जनरल काउंसिल 632, अकलियत 10, खवातीन 72, नौजवान 240, किसान 301, अकलियत के 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। बाड़े तहसील में बहुत लोगों ने कागजात जमा किए हुए हैं। इसके साथ हमें भी बहुत खुशी हुई है। इसके साथ बाड़े का तहसील भी तरक्की में आगे हो सकते हैं। हर गांव, हर मोहल्ले से, हर कौम से अपने नुमाइंदे लोकल मुंतखब होंगे। अगर एक MPA MNA को इलाके का विजिट या मालूमात हो तो इससे ज्यादा ये लोकल लोगों के पास मालूमात होते हैं। और कबाइली अजला जम होने के बाद खैबर की तहसील बाड़ा में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें मकामी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जाकिर अफरीदी, आज न्यूज बाड़ा। खबर दें कि गवर्नर हाउस कोयटा में हरनाई ज़लज़ला मुतासरीन और माजूर अफराद के लिए खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई है। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। गवर्नर हाउस कोयटा में समाजी तंजीम और दीगर इदारों के ताउन से जिला हरनाई के ज़लज़ला मुतासरीन और माजूर अफराद को इमदादी सामान खसूसी तकरीब में हवाले किया गया। जो हमारे माशरे में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनको आम माशरे में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए मैंने ये हाउस के दरवाजे इंशाल्लाह हर वक्त खोले। BRSP की हिस्ट्री रही है कि जितने भी आज से पहले डिजास्टर इस सूबे में आए, चाहे वो अर्थक्वेक था या वो फ्लड थे 2007 के या 2010-11 के, BRSP ने उन तमाम इमरजेंसी में तमाम अदारों से बढ़ चढ़ के ऑपरेशंस किए। 2 दर्जन से जायद खसूसी अफराद को ट्राई मोटरसाइकिलों के अलावा राशन भी दिया गया था, जिसका मकसद खसूसी अफराद को माशरे का मुफीद शहरी बनाना था, ताकि वो माशी सरगर्मियों में अपना फाल किरदार अदा कर सके। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज कोयटा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। 4 सदर की 21 साल महरीन ने जिंदगी के उसूलों पर मबनी किताब लिख डाली। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। ये है 4 सदर की 21 साल लिकारी महरीन रुवैद, जो खवातीन के साथ साथ माशरे के मसाइल का हल चाहती है, जिसलिए महरीन ने अंग्रेजी जुबान में द वे यू लिव के नाम से किताब भी लिख ली। किताब में रूहानियत, इंसान की असलियत, जिंदगी की अहमियत और सबसे बढ़कर बेहतरीन जिंदगी गुजारने के उसूल को बयान किया गया है। एक बंदे के इतने चेहरे होते हैं कि उसे हमें पता ही नहीं होता कि ये बंदा रियल में है कौन। तो जब ये बंदा इतना इस्लाम से दूर हो गया है, इतना अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया, तो अब ये अल्लाह ताला की तरफ ये किस तरह आएगा। दिस इज एक्चुअली अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी ऑफ बिलीफ। महरीन ने सिर्फ किताब लिखी ही नहीं, बल्कि उनकी किताब बैन अल-अक़वामी सतह पर शाया भी हो गई है। मैंने ये 2.5 इयर्स में मैंने कंप्लीट किया था। जब मैं लिखती थी तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे अच्छा महसूस होता था, तो बस लिखते लिखते एक बुक बन गया। महरीन की दोस्त भी उनकी तारीफ किए बगैर ना रह सकी। कहती है महरीन ने माशरे के अहम पहलू को उजागर किया है। इसमें 5 कैरेक्टर्स है। जो मेन कैरेक्टर है ईमान, उसका कैरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि वो एक ब्रोकन लड़की है, और ब्रोकन लड़कियां जो है मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सुसाइड कर जाते हैं। यहाँ पे एक अलग चीज इसने दिखाई है कि वो लड़की लव फेलियर के बाद किस तरह स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती है, और किस तरह उसके साथ फिर जो है गॉड कनेक्शन के बाद वो कितनी स्ट्रांग बनती है। महरीन वुमेन एम्पावरमेंट और हेरासमेंट पर भी किताबें लिखने की ख्वाह है। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। कोयटा में अफगान मुहाजिरीन के तैयार करदा दस्तकारी नमूने नुमाइश में पेश किए गए। तफसीलात क्या हैं, बताएंगी माहनूर खान। अफगान मुहाजिरीन को मसाइल से बचाने और बाख्तियार बनाने के लिए निजी तंजीम की जानिब से पहल की गई, जिसमें मुहाजिरीन की सलाहियतों और महारत को निखारा गया, और फिर उनके उम्दा नमूनों को पहचान दिलवाने के लिए ग्रैंड हैंडीक्राफ्ट मेले का एहतमाम किया गया।
इस मेले में तमाम मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। जब कहीं से आप माइग्रेट करके आते हैं या आप रेफ्यूजी बन जाते हैं, जैसे अभी भी अफगानिस्तान की जो हालात हुई तो वहाँ से लोग यहाँ आ गए, तो जब रोजगार का कोई जरिया नहीं होता तो बजाय कि वो दूसरे के माशी उस पे बोझ बनने की, उनको जिस तरह अपॉर्चुनिटीज ये दे रहे हैं और जिस तरह वो काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। मेले में नुमाइश के लिए आला इकसाम के रवायती मलबूसात और मुनफरिद अंदाज में मकामी और अफगान सकाफती दस्तकारी के अनमोल नमूने मौजूद थे, जिसे देखकर लोग अश कर उठे। यहाँ पर जो है मैं खास तौर पे बलूचिस्तान की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है उसके स्टॉल्स लगे हुए हैं और इंटीरियर डेकोर के मैंने यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स देखे। और जो बेहतरीन चीज़ है वो ये कि जो ख़वातीन घर में बैठ के चीज़ें बना रही होती है ना, उनकी चीज़ों को यहाँ पर इस तरह से प्रमोशन एक तरह से मिल रही है। इस मेले के इनेकाद का अहम मकसद अफगान मुहाजिरीन के काम को बैनुल अक़वामी मार्केट में मुतारिफ करवाना था, ताकि वो जल्द अज जल्द मुआशरे में अपना मुकाम बना सके। कैमरामैन हाकिम अली के साथ महानूर खान, आज न्यूज़, कोयटा। सक्खर का रुख करेंगे। सक्खर में क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम जारी है, इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील मुगल। साबिक मेयर अरसलान शेख और इस वक्त के वज़ीर आला के मुशीर हैं, जो उनका सक्खर में क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम का जो है सिलसिला जारी है। सक्खर के रेलवे जो पटरी है, जो सक्खर से रोड़ी और रोड़ी से सक्खर जाती है, इसके दोनों किनारों पर ग्रीन जो है बेल्ट बनाया जा रहा है और बड़े खूबसूरत पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि सक्खर शहर जो है मजीद खूबसूरत लगे। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो है पौधे लगा दिए गए हैं, फूल लगा दिए गए हैं, ग्रास लगा दी गई है ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जाए और एनवायरनमेंट जो है बेहतर हो सके। जी खबरें आपने मुलाज़ा की। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए आज।